Hello everyone. Now we will begin with the next chapter, federalism. So let us start with federalism. What is federalism? Federalism क्या है? Let us go back to the contrast between Belgium and Sri Lanka that we saw in last chapter. हमने बेल्जियम और श्रीलंका दोनों की कहानी पढ़ी कि बेल्जियम में क्या हुआ और श्रीलंका के अंदर क्या हुआ. You would recall that one of the key changes made in the constitution of Belgium was to reduce the power of central government and to give this power to the regional government. जो उन्होंने amendment किया constitution के अंदर, उनमें से एक change क्या था कि बेल्जियम ने central government की power को कम करके और उन पावर को रीजनल गवर्नमेंट के अंदर डिवाइड कर दिया था. ये हमने पढ़ा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर्स हटा के उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को दे दी थी और स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट नहीं थी. रीजनल गवर्नमेंट एग्जिस्टेड इन बेल्जियम इवन अर्लियर, पहले भी थी वहाँ पे रीजनल गवर्नमेंट. दे हैड देयर रोल्स एंड पावर्स बट ऑल दीज पावर वर गिवन टू दीज गवर्नमेंट एंड कुड बी विड्रॉन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. पर ये पावर्स क्या थी? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दी गई थी और सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी इन पावर्स को ले सकती थी. द चेंज टुक प्लेस इन 1993 वाज दैट द रीजनल गवर्नमेंट वर गिवन द कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दैट नो वर लॉन्गर डिपेंडेंट ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट. अब क्या चेंज किया गया कि जो रीजनल गवर्नमेंट के पास जो पावर होगी वो उनको कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स होगी. उनकी मीन्स वो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर लिखी हुई होगी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि उनके पास कितनी पावर्स हैं. इसका मतलब क्या हुआ कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट नहीं है, वो उन पर डिपेंडेंट अब नहीं है. दस बेल्जियम शिफ्टेड फ्रॉम अ यूनिटरी टू अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. और हमने पढ़ा था कि इस टाइप की गवर्नमेंट को हम फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं, जहाँ पे अलग अलग लेवल्स होते हैं. वर्टिकल डिवीजन पावर शेयरिंग के अंदर हमने रीड किया था ये. तब क्या हुआ कि बेल्जियम ने यूनिटरी गवर्नमेंट से फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया. श्रीलंका continues to be for all practical purpose a unitary system where the national government has all the power. और श्रीलंका ने इस चीज़ को नहीं छोड़ा, सिर्फ और सिर्फ उन्होंने नेशनल गवर्नमेंट रखी जिसके पास सभी पावर्स होंगी. और ऐसी गवर्नमेंट को हम कौन सी गवर्नमेंट बोलते हैं? यूनिटरी गवर्नमेंट और यूनिटरी सिस्टम. ठीक है. तमिल लीडर्स वांट श्रीलंका टू बिकम अ फेडरल सिस्टम. और तमिल ये चाहते थे कि श्रीलंका फेडरल बने, बट श्रीलंका जो सिंहाला स्पीकर्स हैं उन्होंने इनकी बात नहीं मानी. अब फेडरलिज्म की डेफिनेशन क्या है? तो फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर्स इज डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ द कंट्री. फेडरलिज्म एक ऐसी टाइप की गवर्नमेंट है जहाँ पे पावर सेंट्रल अथॉरिटी और उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट के बीच में जब पावर्स डिवाइडेड होंगी, और जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट होगी मीन्स जो रीजनल गवर्नमेंट होगी या प्रोविजनल गवर्नमेंट होगी, वो सेंट्रल अथॉरिटी के सबऑर्डिनेट नहीं होंगी, वे उनके अंडर काम नहीं करेंगी. यूजुअली अ फेडरेशन हैज़ टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट. आमतौर पे ऐसा देखा जाता है कि फेडरेशन के अंदर 2 लेवल्स की गवर्नमेंट होती है. वन ऑफ द गवर्नमेंट फॉर एंटायर कंट्री, एक गवर्नमेंट जो पूरी कंट्री के लिए होगी उसको क्या बोलेंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है. इज़ यूजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर अ फ्यू सब्जेक्ट ऑफ कॉमन नेशनल इंटरेस्ट. ये ऐसे सब्जेक्ट्स पे काम करेगी, ऐसे विषयों पे काम करेगी जो इनके नेशनल इंटरेस्ट के जो मुद्दे होंगे वो इन पे काम करेगी. कौन सी गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट. द अदर्स आर गवर्नमेंट एट द लेवल ऑफ प्रोविजन्स और स्टेट दैट लुक आफ्टर मच ऑफ द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑफ देयर स्टेट. और दूसरी कौन सी होगी? प्रोविजन्स और स्टेट की गवर्नमेंट जो कि अपने स्टेट के अंदर के एडमिनिस्ट्रेशन पे वर्क करेगी. बोथ दीज लेवल ऑफ गवर्नमेंट इंजॉय देयर पावर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर. और ये दोनों इंडिपेंडेंटली अपनी पावर्स को इंजॉय करेंगे. In this sense, federations are contrasted with unitary government. Under unitary system, either there is only one level of government or sub यूनिट्स आर सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही लेवल हो, या फिर अगर अलग अलग लेवल है, स्टेट लेवल है, प्रोविजनल लेवल है, तो वो जो लेवल्स होंगे वो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर वर्क कर रहे हैं या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट हैं तो उसको भी हम यूनिटरी सिस्टम ही बोलेंगे. द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास ऑन ऑर्डर टू द प्रोविजनल और लोकल गवर्नमेंट. ऐसी यूनिटरी सिस्टम के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर कर सकती है प्रोविजनल और लोकल लेवल की गवर्नमेंट को.
बट इन अ फेडरेशन सिस्टम द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन फेडरल सिस्टम के अंदर, फेडरलिज्म के अंदर सेंट्रल अथॉरिटी अपना हक नहीं जमा सकती स्टेट अथॉरिटी पे टू डू समथिंग। स्टेट गवर्नमेंट हैज़ द पावर ऑफ इट्स ओन फॉर विच इट इज़ नॉट आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट्स की कुछ अपनी एक अलग पावर है जो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए उसको आंसरेबल नहीं है। मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट उनसे कोई भी क्वेश्चन नहीं पुट कर सकती अगर वो अपने एरिया में काम कर रही हैं तो। बोथ दीज गवर्नमेंट आर सेपरेटली आंसरेबल टू द पीपल, और ये दोनों ही गवर्नमेंट अलग अलग आंसरेबल हैं लोगों के लिए। लेट अस लुक एट द सम की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। देयर आर 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। ये हमने पढ़ा कि 2 या 2 से ज़्यादा लेवल होती है फेडरलिज्म के अंदर। डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन्स, ये मेन पॉइंट है। अलग अलग जो लेवल्स है गवर्नमेंट की, चाहे सेंट्रल लेवल है या फिर स्टेट लेवल है या फिर लोकल लेवल है, वो सेम सिटीजन्स को गवर्न करेंगे। मींस अगर मोदी जी हैं तो वो हमें गवर्न कर रहे हैं, अगर हरियाणा के अंदर हम रह रहे हैं तो हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर है वो भी हमें गवर्न कर रहे हैं, और हमारे एरिया के जो सरपंच है या फिर म्यूनिसिपैलिटी है वो भी हमें गवर्न कर रही है। तो अलग अलग लेवल्स पे सेम सिटीजन्स को गवर्न करेगी गवर्नमेंट, लेकिन उनका जो एरिया होगा गवर्न करने का, जो ज्यूरिडिक्शन उनका होगा, वो लेजिस्लेशन, टैक्सेशन या फिर एडमिनिस्ट्रेशन, ये इनका अलग अलग होगा कि हम जो टैक्स पे कर रहे हैं वो कितना, कौन सा टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, कितना स्टेट के पास जाएगा, कितना लोकल के पास जाएगा, ये उनका अलग अलग बेसिस है। और ये जो ज्यूरिडिक्शन है रिस्पेक्टिव लेवल्स के, अलग अलग लेवल्स के जो एरिया हैं जिन पे वो वर्क कर सकते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखे गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर स्पेसिफाइड होने चाहिए। सो द एग्जिस्टेंस एंड द अथॉरिटी ऑफ ईच टायर ऑफ गवर्नमेंट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड। ये इसीलिए ताकि हर एक लेवल की पावर्स को कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा जाए, कॉन्स्टिट्यूशन उनको गारंटी दे कि आपके पास ये पावर्स हैं। The fundamental provisions of constitution cannot be unilaterally changed by one level of government। जो constitution के अंदर जो provisions लिखे गए हैं, जो powers लिखी गई हैं, उनको कोई भी एक लेवल की गवर्नमेंट अकेले चेंज नहीं कर सकती। सच चेंजेस रिक्वायर द कंसेंट ऑफ बोथ लेवल ऑफ गवर्नमेंट। ऐसे कंसेंट के अंदर दोनों लेवल की गवर्नमेंट को इकट्ठा मिलके डिसीजन लेना होगा। कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। कोर्ट्स के पास ये पावर है कि वो अलग अलग लेवल की गवर्नमेंट के पावर्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन को वो इंटरप्ट कर सकते हैं। जो हाईएस्ट कोर्ट होता है वो एम्पायर की तरह वर्क करता है। अगर कोई उनके बीच में डिस्प्यूट अराइज हो जाए, उनके अलग अलग लेवल्स के बीच में अगर कोई पावर्स को लेके अगर डिस्प्यूट अराइज हो रहा है तो उस पर डिसीजन लेगा हाईएस्ट कोर्ट। ठीक है। Source of revenue for each level of government are clearly specified to ensure its financial autonomy। कि गवर्नमेंट के रिवेन्यू सोर्सेज हैं जो जहाँ से उनको इनकम हो रही है वो अलग अलग होंगे अलग अलग लेवल के लिए। नेक्स्ट वी विल कम द फेडरल सिस्टम हैज़ ड्यूल ऑब्जेक्टिव्स टू सेफगार्ड एंड प्रमोट द यूनिटी ऑफ द कंट्री। फेडरलिज्म के 2 ऑब्जेक्टिव है जिनकी वजह से फेडरलिज्म फॉलो किया जाता है। वो है कंट्री को प्रमोट करना और सेफगार्ड यूनिटी बढ़ाना कंट्री की, वाइल एट द सेम टाइम अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी। और अलग अलग जो रीजनल की जो डाइवर्सिटी है, जो रिलीजन के अंदर जो डाइवर्सिटी है, उनको भी अकोमोडेट, उनको भी इकट्ठा करके रखना एक ही कंट्री के अंदर। देयरफॉर 2 एस्पेक्ट आर क्रूशियल फॉर द इंस्टीट्यूशन एंड प्रैक्टिस ऑफ द फेडरलिज्म। गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल शुड एग्री टू सम रूल्स ऑफ द पावर शेयरिंग। अलग अलग लेवल्स को एक दूसरे की बात माननी ही पड़ेगी, कुछ रूल्स पे उनको आना ही पड़ेगा। दे शुड ऑल्सो ट्रस्ट दैट ईच वुड अबाइड बाई इट्स पार्ट्स ऑफ एग्रीमेंट। कि हर एक की सब्जेक्ट्स पे कोई दूसरा वर्क ना करे, ऐसा उनको करना ही होगा। एक दूसरे पे उनको ट्रस्ट करना होगा अगर वो फेडरलिज्म को फॉलो कर रहे हैं तो। और आइडियल फेडरल सिस्टम के कौन से एस्पेक्ट हैं? टू म्यूचुअल ट्रस्ट और एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर। The exact balance of power between the central and the state government varies from one federation to another। एक सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में अलग अलग फेडरेशन सिस्टम हो सकते हैं। दिस बैलेंस डिपेंड मेनली ऑन द हिस्टोरिकल कंटेंट इन विच द फेडरलिज्म फेडरेशन फॉर्म। कि ये हो सकता है कि हम ये देखें कि हिस्ट्री में हमने कौन सा फेडरेशन बनाया था, या फिर हम लास्ट ईयर से कौन से फेडरलिज्म
टाइप को फॉलो करते आ रहे हैं। द फर्स्ट रूट इन्वॉल्व इंडिपेंडेंट स्टेट कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म अ बिगर यूनिट। पहला फेडरेशन टाइप है कि जब छोटे छोटे स्टेट्स, इंडिपेंडेंट जो स्टेट हो चुके हैं, इंडिपेंडेंट जो कंट्रीज हो चुकी हैं, वो आपस में खुद मिलके आए एक बिगर यूनिट बनाने के लिए, एक बड़ी यूनिट बनाने के लिए, सो दैट बाय पुलिंग सोवर्जेनिटी एंड रिलेटिंग आइडेंटिटी दे कैन इंक्रीज देयर सिक्योरिटी। ऐसा वो क्यों करते हैं? ताकि वो अपनी सिक्योरिटी बढ़ा पाए, ताकि वो अपनी पावर्स को इंक्रीज कर पाए, उनको एक अलग आइडेंटिटी मिल जाए। इस टाइप की फेडरेशन को हम कमिंग टुगेदर फेडरेशन बोलते हैं। और इसके एग्जांपल है यूएसए, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया। कमिंग टुगेदर फेडरेशन के अंदर क्या है? जब अलग अलग यूनिट्स, इंडिपेंडेंट यूनिट इकट्ठा आती हैं उनकी आइडेंटिटी के लिए, उनकी सिक्योरिटी को सिक्योर करने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन। और एग्जांपल है यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। In this category of federation, all constituent states usually have powers are strong via federal government। कि ये छोटी छोटी constituent unit की जो पावर्स होती हैं वो इक्वल पावर्स होगी, मतलब अलग अलग स्टेट्स की पावर इक्वल होगी और फेडरल गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग बन जाएगी। द सेकेंड रूट इज़ वेयर अ लार्ज कंट्री डिवाइड्स टू डिसाइड टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट एंड द नेशनल गवर्नमेंट। और सेकेंड रूट ये है कि एक बड़ी कंट्री जब छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट में वो डिवाइड हो जाती है, तो उसको बोलते हैं हम होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। जब एक बड़ी कंट्री छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है और उन पार्ट्स को अलग अलग पावर्स दी जाती है, तो उसको बोलते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। इसका एग्जांपल है इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम। ठीक है, ऐसा वो क्यों करते हैं? क्योंकि उनका एरिया लगभग ऐसा माना जाता है कि कंट्रीज़ का एरिया इतना बड़ा होता है कि एक ही गवर्नमेंट वहाँ पे गवर्न नहीं कर सकती, इसीलिए उनको अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है ताकि उनका एडमिनिस्ट्रेशन ईजी हो जाए। In this second category, the central government tends to be more powerful via the state government। और ऐसी कैटेगरी के अंदर होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन के अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो थोड़ी ज़्यादा पावरफुल होती है स्टेट गवर्नमेंट से। वेरी ऑफन डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ द फेडरेशन हैव अनइक्वल पावर। जैसे कि हमने कमिंग टुगेदर में पढ़ा कि कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट जो होगी उनके पास इक्वल पावर होगी, लेकिन होल्डिंग टुगेदर में ऐसा नहीं है, कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट के पास अनइक्वल पावर्स होगी। सम यूनिट्स आर गारंटेड स्पेशल पावर। कुछ यूनिट के पास थोड़ी ज़्यादा पावर होगी और कुछ के पास थोड़ी कम पावर होगी। वट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। इंडिया को फेडरल कंट्री कैसे माना जाता है? क्या फीचर्स है उसके अंदर कि वो फेडरल कंट्री है? We have seen how small countries like Belgium and Sri Lanka face so many problems of managing diversity। कि हमने पढ़ा कि छोटी छोटी कंट्रीज़ भी उनको भी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है डाइवर्सिटी को कंट्रोल करने में, डाइवर्सिटी को मैनेज करने में। What about a vast country like India with so many languages, religions and regions? ऐसा हमारी कंट्री में कैसे होगा जहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेज है, बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारे अलग अलग रीजन्स हैं। बट आर द पावर शेयरिंग अरेंजमेंट इन अवर कंट्री। ऐसी कंट्री में पावर शेयरिंग अरेंजमेंट क्या होना चाहिए? लेट अस बिगिन विद द कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया हैज़ इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट नेशन आफ्टर अ पेनफुल एंड ब्लडी पार्टीशन। पार्टीशन के बाद इंडिया एक इंडिपेंडेंट नेशन बन गया। Soon after independence, several princely state becomes a part of the country। और इंडिपेंडेंट होने के बाद, इंडिपेंडेंस मिलने के बाद जो प्रिंसली स्टेट थे जहाँ पे पहले राजा रूल करते थे, वो भी हमारी कंट्री का एक पार्ट बन गए। द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट। और कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें क्या बनाया? यूनियन ऑफ स्टेट की अलग अलग स्टेट मिलके एक पूरी कंट्री बना रहे हैं जिनका नाम उन्होंने रख दिया इंडिया, भारत। Although it did not use the word federation, the Indian Union is based on the principle of federation। उन्होंने इसको फेडरेशन का नाम नहीं दिया, बट इंडियन यूनियन जो है वो फेडरलिज्म पे बेस्ड है, फेडरलिज्म के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। कैसे? हमने 7 फीचर्स पढ़े अभी फेडरलिज्म के, कि 2 या 2 से ज़्यादा लेवल्स होती हैं, हर एक लेवल का अलग अलग ज्यूरिडिक्शन होता है। जो ज्यूरिडिक्शन होगा वो कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिस्क्राइब होगा और कोर्ट उस पर वर्क कर सकता है, कोई भी यूनिलेटरली किसी भी डिसीजन को चेंज नहीं कर सकता। तो हम ये देखते हैं कि क्या ये सारे फीचर्स इंडिया के ऊपर एप्लीकेबल है या नहीं है, क्या इनको इंडिया फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हम देखते हैं, वी कैन सी दैट ऑल दिस फीचर अप्लाई टू द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सभी के सभी हमारे कंट्री के अंदर है, 2 या 2 से ज़्यादा लेवल है, सेंटर भी है, स्टेट भी है, और हमारी कंट्री के अंदर तो लोकल लेवल की गवर्नमेंट भी वर्क करती है।
The constitutionally originally provide for a two-tier system of government, the union or that we call the central government and representing the यूनियन ऑफ द इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी कंट्री को डिनोट करती है, और स्टेट गवर्नमेंट्स भी हैं. लेटर थर्ड टायर ऑफ फेडरलिज्म वाज एडेड इन द फॉर्म ऑफ पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज़. और अब तो थर्ड टायर भी आ चुका है जिसको हम फेडरल पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ बोलते हैं. एज इन एनी फेडरेशन दीज डिफरेंट टायर्स इंजॉय सेपरेट ज्यूरिडिक्शन. हमने सेकेंड क्वेश्चन पॉइंट पढ़ा था कि ज्यूरिडिक्शन उनका अलग अलग होगा, तो हमारी कंट्री के अंदर भी ऐसा ही है. ठीक है. द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली प्रोवाइड अ थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट. कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली डिस्क्राइब करता है कि कौन से सब्जेक्ट पे यूनियन गवर्नमेंट वर्क करेगी और कौन से सब्जेक्ट्स पे स्टेट गवर्नमेंट वर्क करेगी. इसीलिए उन्होंने 3 पार्ट्स में उन सब्जेक्ट को डिवाइड कर दिया. फर्स्ट पार्ट है यूनियन लिस्ट. यूनियन लिस्ट के अंदर ऐसे सब्जेक्ट्स आते हैं जो नेशनल इम्पोर्टेंस के होते हैं, जो जिन पे नेशनल गवर्नमेंट वर्क कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट वर्क कर सकती है. जैसे कि फॉरेन अफेयर हो गया, बैंकिंग हो गया, डिफेंस हो गया, कम्युनिकेशन एंड करेंसी हो गया. ऐसे सब्जेक्ट्स पे यूनियन गवर्नमेंट वर्क कर सकती है और इसको लिस्ट को हम बोलते हैं यूनियन लिस्ट. दे आर इंक्लूडेड इन द लिस्ट बिकॉज वी नीड अ यूनिफॉर्म पॉलिसी ऑन दिस मैटर थ्रू आउट द कंट्री. इन पे सेंट्रल गवर्नमेंट वर्क क्यों करती है? क्योंकि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पे पूरी कंट्री के अंदर एक यूनिफॉर्म पॉलिसी चलनी चाहिए. चाहे हम हरियाणा में रह रहे हैं या फिर हम झारखंड में रह रहे हैं या फिर हम तमिलनाडु के अंदर रह रहे हैं, तो हर एक स्टेट के अंदर एक यूनिफॉर्म पॉलिसी चलनी चाहिए इन मैटर्स के ऊपर. इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट इस पे वर्क करती है. द यूनियन गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉ रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट मेंशन इन यूनियन लिस्ट. यूनियन गवर्नमेंट अकेले ही इन पे वर्क कर सकती है इन सब्जेक्ट्स पे. और ये सब्जेक्ट्स 97 है नंबर के अंदर, 97 संख्या में है यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट्स. ठीक है. फिर नेक्स्ट आता है स्टेट लिस्ट. स्टेट लिस्ट कंटेन द subjects of state and local importance such as police, trade, commerce, agriculture and irrigation. State list ऐसे सब्जेक्ट कंटेन करती है जहाँ पे स्टेट और लोकल लेवल की गवर्नमेंट वर्क करती है. जहाँ पे स्टेट का खुद का एक इंटरेस्ट होता है वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट वर्क करती है, और ऐसे लिस्ट को हम स्टेट लिस्ट बोलते हैं. ऐसे मुद्दों पे स्टेट गवर्नमेंट अकेले ही वर्क कर सकती है, अकेले ही लॉ बना सकती है. इसमें कुछ सब्जेक्ट आते हैं पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर और इरिगेशन. ठीक है. स्टेट गवर्नमेंट फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन, मैरिज, अडॉप्शन, सक्सेशन. यस. जैसे कि फॉरेस्ट हो गया, ट्रेड यूनियन हो गया, मैरिज, एडॉप्शन, सक्सेशन. बोथ द यूनियन एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉ ऑन दी सब्जेक्ट मेंशन्ड इन द लिस्ट. और कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स आते हैं जिन पे स्टेट गवर्नमेंट भी वर्क कर सकती है और जिन पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी वर्क कर सकती है. ऐसे सब्जेक्ट्स को हम बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट. ठीक है. कॉन्करेंट लिस्ट ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिन पे दोनों ही गवर्नमेंट वर्क करती है. जैसे कि फॉरेस्ट का हो गया, ट्रेड यूनियन का हो गया, मैरिज का हो गया, एजुकेशन का हो गया. ऐसे सब्जेक्ट्स पे दोनों ही गवर्नमेंट वर्क करेंगी, और दोनों गवर्नमेंट जहाँ पे वर्क करेंगी उनको बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट. ऐसे सब्जेक्ट्स कॉन्करेंट लिस्ट में इन्वॉल्व किए जाते हैं, और यहाँ पे यूनियन और स्टेट दोनों ही वर्क करती है. अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है दोनों के बीच में, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी उसका जो डिसीज़न होगा वो ज़्यादा माना जाएगा. अगर कोई लो कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है तो यूनियन गवर्नमेंट का जो डिसीज़न होगा वो माना जाएगा. अब हम ये पूछते हैं कि ऐसे सब्जेक्ट का क्या हो जो तीनों ही लिस्ट में नहीं आते, जो ना तो सेंट्रल के हक में आते, ना ही स्टेट के हक में आते, और ना ही दोनों के हक में आते. तो ऐसे सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? ऐसे सब्जेक्ट्स वो सब्जेक्ट्स होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के बाद आए हों. जो जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा उसके अंदर तो हमने ये सारे लिस्ट बना दी और उनके पावर्स को डिस्क्राइब कर दिया. बट उन सब्जेक्ट्स का क्या होगा जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के बाद में इन्वेंट हुए हों? ऐसे सब्जेक्ट्स का क्या? ऐसे सब्जेक्ट्स को हम बोलते हैं रिज्यूडरी सब्जेक्ट्स. और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रिज्यूडरी सब्जेक्ट या रिज्यूडरी पावर कौन सी पावर्स होती है? तो वो ऐसी पावर्स होती हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के बाद आई हैं, और ऐसी पावर्स पे सेंट्रल गवर्नमेंट वर्क करती है. ऐसी कौन सी गवर्नमेंट वर्क करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट
कौन सी पावर्स पे? रिज्यूडरी पावर्स पे. वी नोटेड दैट मोस्ट फेडरेशंस दैट आर फॉर्म्ड बाय होल्डिंग टुगेदर डू नॉट गिव इक्वल पावर टू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट. हमने पढ़ा कि होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन के अंदर स्टेट्स के पास इक्वल पावर नहीं होती, वो अनइक्वल पावर को फॉलो करते हैं. दस ऑल द स्टेट इन द इंडियन यूनियन हैव डू नॉट हैव आइडेंटिकल पावर. और ऐसा ही हमारी कंट्री के अंदर है कि सभी स्टेट्स के पास इक्वल पावर नहीं है इंडियन यूनियन में. सम स्टेट्स एंजॉय अ स्पेशल स्टेटस. कुछ स्टेट्स के पास अलग ही अपना स्टेटस है. स्टेट्स सच एज असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम एंजॉय स्पेशल पावर अंडर सर्टेन प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 371. जैसे कि असम है, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है, इनके पास अपनी थोड़ी सी अलग स्पेशल पावर्स हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई हैं ड्यू टू देयर पेक्युलर सोशल एंड हिस्टोरिकल सर्कमस्टांसिस. ये इनको हिस्टोरिकल सर्कमस्टांसिस की वजह से, हिस्टोरिकल मूवमेंट्स की वजह से इनको ये पावर्स दी गई है. दीज स्पेशल पावर आर स्पेशली एंजॉय इन द रिलेशन टू द प्रोटेक्शन ऑफ लैंड राइट्स ऑफ इंडिजीनियस पीपल, देयर कल्चर एंड ऑल्सो प्रेफरेंशियल एम्प्लॉयमेंट इन द गवर्नमेंट सर्विसेज. ये इनको इसीलिए दी गई है ताकि इनको थोड़ी सी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट हो सके, या फिर इंडिजीनियस पीपल जो हैं उनको भी उनकी भी प्रोटेक्शन हो सके, उनको थोड़ा राइट दिया जाए. ठीक है, इसीलिए इसको किया गया है. सिमिलर, Indians who are not permanent resident of this state cannot buy land or house here. या ऐसा है कि जो इंडियंस उन स्टेट के परमानेंट रेजिडेंट नहीं है, जो उन स्टेट के अंदर पहले से नहीं रहते हैं, वो वहाँ पे ज़मीन या हाउस नहीं खरीद सकते. स्पेशली Similarly, provisions exist for some other state of India as well. और ऐसा ही कुछ अलग स्टेट्स के लिए भी है. There are some units of Indian Union which enjoy very little power. और कुछ जो स्टेट्स हैं वो बहुत कम पावर को ही enjoy कर पाते हैं, जैसे कि these areas are too small to become an independent state but which could not be merged with any of existing state. ऐसे एरियाज वो एरियाज हैं जो ना तो एक इंडिपेंडेंट स्टेट बन सकते क्योंकि उनका एरिया बहुत ज़्यादा कम है, और ना ही वो मर्ज होना चाहते किसी भी एग्जिस्टेंट स्टेट के अंदर. दीज एरियाज लाइक चंडीगढ़, लक्षद्वीप, कैपिटल सिटी ऑफ दिल्ली आर कॉल्ड यूनियन टेरिटरीज. ऐसे एरिया को हम बोलते हैं यूनियन टेरिटरीज, जैसे कि चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दिल्ली हो गया, दमन एंड दीव हो गया, अंडमान नहीं, हाँ. दीज टेरिटरीज डू नॉट हैव द पावर्स ऑफ अ स्टेट. ऐसी टेरिटरीज को, यूनियन टेरिटरीज के पावर्स, स्टेट्स की पावर नहीं होती. जितनी स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है उतनी यूनियन गवर्नमेंट के पास नहीं होती. द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ स्पेशल पावर इन रनिंग दिस एरियाज. सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कुछ अलग से पावर होती हैं इन एरियाज़ को रन करने के लिए, इन एरियाज़ को एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए. दिस शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट इज बेसिक टू द स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. और ऐसी जो शेयरिंग होगी यूनियन गवर्नमेंट के बीच में और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्लियरली वो डिस्क्राइब किया होगा, वो बेसिक स्ट्रक्चर होगा कॉन्स्टिट्यूशन का. इट इज़ नॉट ईजी टू मेक चेंजेस टू दिस पावर शेयरिंग अरेंजमेंट. ये ईजी नहीं होता ऐसी पावर शेयरिंग अरेंजमेंट के अंदर कोई भी चेंजेस करना. द पार्लियामेंट कैन नॉट ऑन इट्स ऑन चेंज दिस अरेंजमेंट. पार्लियामेंट खुद से ऐसे अरेंजमेंट को चेंज नहीं कर सकती. एनी चेंज इट हैज़ टू बी फर्स्ट पास्ड बाय द बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट विद एटलीस्ट 2/3 मेजोरिटी. देन इट हैज़ टू बी रेटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्टेट. हमने पढ़ा था कि कोई भी यूनिलेटरली किसी भी डिसीजन को चेंज नहीं कर सकती कोई भी स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट. तो यही हमारे इंडिया के अंदर है कि कोई भी अगर चेंज करना होगा तो पहले वो लॉ दोनों हाउस से पास होगा, राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही हाउसेज से पार्लियामेंट के पास होगा. अगर 2/3 मेजोरिटी उसको मिल रही है तो फिर अगर टोटल स्टेट में से हाफ ऑफ स्टेट ने अगर उसको पास कर दिया तभी वो लॉ पास होगा, अदरवाइज वो लॉ पास नहीं होगा. द जुडिशरी प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन ओवरसीइंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एंड प्रोसीजर्स. जो जुडिशरी है, जो हमारी जुडिशरी है, जज है, कोर्ट है, वो इम्प्लीमेंटेशन देखती है, इम्प्लीमेंटेशन का वर्क देखती है कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजंस है और प्रोसीजर्स हैं वो सही से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं. In case of any dispute about the division of power, the High Court and the Supreme Court make a decision. कि अगर कोई
डिस्प्यूट अराइज होता है डिवीजन ऑफ पावर्स के अंदर, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उन पे डिसीजन ले सकती है. यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर टू रेज द रिसोर्सेज बाय लीविंग टैक्सेस इन ऑर्डर टू कैरी ऑन द गवर्नमेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन टू ईच ऑफ देम. यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है अपनी अपनी रिसोर्सेज लेने का, और अलग अलग जो उनके टैक्सेशन एरिया जो हैं जहाँ से वो टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं, वो उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कोर्ट से पूछ सकते हैं कि हम कौन से उस पर वर्क कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट ये मैप दे रखा है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है. ये टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू.